गणतंत्र भारत की तस्वीर हम देखते हैं, हम सुनते हैं। ऐसे कई तंत्र हैं जिससे हमारा देश नियंत्रित किया जाता है। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। ऐसे कई कारक हैं जिसके प्रदर्शन पर देश का विकास निर्भर करता है। क्या है हमारे देश के गणतंत्र के जनतंत्र का सच? क्या हमने खोया है और क्या हमने पाया है? देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है रोजगार। युवा हो या महिलाएं, रोजगार आज सबकी मांग है। आज देश में जितनी बेरोजगारी है उतनी वैकेंसी नहीं है। आपने झारखंड में रोजगार चुनावी मुद्दा हमेशा से रहा है। झारखंड में बेरोजगारी 38.9% है और राष्ट्रीय औसत 23.5% है। कोविड-19 के दौर के बाद बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, रोजगार यहाँ सबसे बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है। रोजगार को लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजे बहुत उत्साहजनक नहीं निकले। रोजगार में सिस्टम में कमी सबसे बड़ा सेक्टर के रूप में सामने आया। लगभग 3.25 करोड़ वाले जनसंख्या वाले राज्य में बेरोजगारी का स्तर 3.1% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। लगभग 64.2% निजी रोजगार चलाते हैं, वहीं सिर्फ 10.2% लोग नियमित तौर पर है। सरकारी क्षेत्र की जो भी नौकरियां हैं, ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो की जाती हैं, तो उसमें नियोजनालय का दखल अभी नहीं है। वो तो आउटसोर्सिंग जो गवर्नमेंट इम्पैनल करती है, उसी एजेंसी से लेती है। तो हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर के जो भी लोकल जो आपके हैं, जो भी नियोजक हैं, उनसे हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं, जो भी इनकी जरूरत होती है। झारखंड में 10,34,727 ऐसे बेरोजगार हैं जो कई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में निबंधित हैं, जबकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हजारों की संख्या में ऐसे बेरोजगार हैं जिनका आज तक किसी भी नियोजनालय में नाम तक दर्ज नहीं हो पाया है। अब देखिए, यही उम्मीद लेके तो आए हैं कि हमको सरकार दे, लेकिन अब पता नहीं इसका कितना हद तक हमको सहायता मिलेगा, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उम्मीद के साथ आई हूँ कि मुझे यहाँ से मिलेगा। वो तो अपने मेहनत के ऊपर अपना भरोसा है कि हम मेहनत करेंगे और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग नाम दर्ज कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपना यानी ध्यान दें। झारखंड में बेरोजगारी का आलम यह है कि खुद नियोजनालय में स्टाफ की कमी है, लेकिन यहाँ भी रिक्त पदों की नियुक्ति नहीं हो रही है। स्टाफ की कमी, जो संसाधन की कमी है, और बाद बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्टाफ स्ट्रेंथ जो मेरा अपना होना चाहिए वो नहीं है। आउटसोर्सिंग पे हम काम कर रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग पे भी उनके भी मन में एक डर तो जरूर है। झारखंड में इस तरह के नियम और कानून बना दिए गए हैं जिससे बाहर के लोगों को झारखंड में रोजगार लेना आसान हो गया है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें ज्यादातर सीटों पर बाहरी लोगों ने कब्जा जमाया है। ऐसी स्थिति में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से बेरोजगारों को काफी उम्मीदें हैं। जेपीएससी अपने विवादों के लिए ज्यादा और काम के लिए कम जाना जाने लगा। युवाओं में नौकरी को लेकर काफी रोष देखा गया। झारखंड में अभी भी मजदूर आबादी अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से काफी कम है। झारखंड में ये अनुपात 48.6% है, वहीं भारत में अनुपात लगभग 60% है। महिलाओं में तो ये संख्या और भी चिंताजनक है। सिर्फ 8.5% महिलाएं रोजगार के दायरे में आती हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर काफी युवाओं को सम्मिलित किया गया, लेकिन वेतन का दायरा ऐसे रखा गया कि कई युवा इससे दूर हो गए। इस खनिज प्रधान प्रदेश में रोजगार सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आए हैं। ये चुनावी मुद्दा भी बना रहता है और लोगों के आत्मसम्मान की बात भी देखी जाती है, क्योंकि सभी नेता, चाहे पक्ष हो भी पक्ष हो, राजनीतिक पापड़ बेलते हैं। कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, विज्ञापन लटकेगी। मतलब एक बहुत बड़ा रणनीति गवर्नमेंट की थी कि ताकि वैकेंसी लटके, ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर हावी हो जाए कि नहीं, वो वैकेंसी हमें नहीं लेने दिया। आप देख लीजिए, दरोगा भी एज कम किया, आप टीचर का भी देख लीजिए, विवादित जैसे कभी लार्ज बेंच में केस चला गया। आखिर किसकी गलती से जा रही है? आप नियमावली क्या बना रहे हैं?
आपके पास IAS IPS पढ़े लिखे नहीं हैं। आप अगर नहीं पढ़े तो आप क्या पढ़े हैं? ठेपा। जहां तक रोजगार उपलब्ध कराने का सवाल है तो इसे लेकर आए दिन रोजगार मेले का आयोजन होता है, जहां बेरोजगार नौजवान अपने दस्तावेज के साथ पहुंचते हैं और उन्हें कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कराकर रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। झारखंड में रोजगार के अवसर चाहे जो भी हों, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि प्रदेश की नई हेमंत सोरेन सरकार से बेरोजगार नौजवानों को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकारी विभागों में खाली पदों को लेकर आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि साल 2020 झारखंड के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। देश आज रोजगार की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में लेबर मैनेजमेंट और औद्योगिकरण पर जोर देने से बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है। एक शिक्षित देश विकास की जो तस्वीर पेश करता है, शिक्षा जनतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा, कितना बड़ा है हमारा देश, जो कमियां रह गई है, आइए उन्हें जानते हैं। झारखंड में शिक्षा की बात तो हर कोई करता है, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा में कमी या फिर उच्च शिक्षा में संसाधनों का अभाव। झारखंड में कुल आबादी का लगभग 27% आबादी आदिवासी बेल्ट से आते हैं। ऐसे में प्रदेश में इनकी शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है और दिया भी जाता है। देश में सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, मिड डे मील, साक्षर अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से देश में शिक्षा का अर्थ बढ़ गया है। लेकिन इसकी छाया झारखंड में बहुत ज्यादा दिखती हुई नजर नहीं आ रही। झारखंड में साक्षरता का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन यह पैमाना प्रदेश को शिक्षित प्रदेश के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। झारखंड में आज साक्षरता दर 66.63% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 78.5% और महिला साक्षरता दर 56.2% देखा गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों में किताबों की आपूर्ति, शिक्षकों की कमी से प्रदेश में शिक्षा का स्तर व ऊंचाई छू नहीं पाया, जो झारखंड बनने के 20 साल बाद दिखनी चाहिए थी। मौका गणतंत्र दिवस का है और ऐसे मौके पे अलग अलग विषयों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर से हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर। तो शिक्षा को लेकर झारखंड में कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या जो विद्यार्थियों का जो पलायन था या ड्रॉप आउट्स जो थे उसमें कितनी तब्दीली आई है। लेकिन यदि हम एज ए होल शिक्षा की बात करेंगे तो झारखंड में शिक्षा को लेकर काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन कुछ और जो कमियां हैं उसे पूरा करने का, उसे दूर करने का, कमियों को दूर करने की भी ज़रूरत है। हमारे साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार चौधरी हैं और हमारे साथ हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जिंदर सिंह मुंडा जी हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि हायर एजुकेशन को लेकर ये लोग लगातार प्रयासरत होते हैं। सर, एज ए होल शिक्षा की बात करें तो एक शिक्षाविद भी आप हैं, कुल सचिव भी हैं, तो झारखंड में कितना डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन? झारखंड अलग होने के बाद झारखंड में शिक्षा का, उच्च शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ अनेक विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, जैसे रांची कॉलेज को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाया गया, विनोद बिहारी महतो को विश्वविद्यालय धनबाद में बनाया गया, महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बनाया गया, 12 प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले गए विभिन्न क्षेत्रों में, हजारीबाग में, रांची में, कोडरमा में, मेडिकल कॉलेज खुले। बहुत ही विकास हुआ है, बच्चों का पलायन भी रुका है। झारखंड को हायर एजुकेशन में कहाँ पाते हैं? नहीं, झारखंड का हायर एजुकेशन में अब धीरे धीरे, जैसे स्कूल के क्षेत्र में झारखंड जो है सो एक हब है,
उसी तरह से अब धीरे धीरे जब से बिहार से अलग हो गया है तो यहाँ अब पहले की अपेक्षा जो है इसकी ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़ा है, जीआर भी बढ़ा है। झारखंड में कई यूनिवर्सिटी नए विश्वविद्यालय भी खुले हैं। वैसे में हम जरूर कह सकते हैं कि बच्चों का जो विद्यार्थियों का जो पलायन था वो रुका है, ड्रॉप आउट में भी कमी आई है। सर आप लोग मतलब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एज ए होल हम बात करें कि पूरे प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप लोग जब पढ़े थे और अब कितना फर्क आ गया? काफ़ी फर्क आया है। पिछले 2 दशक की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी का जो प्रथम 2 दशक है, इन 2 दशकों में मैंने जो अनुभव किया है, हालांकि हमारी पढ़ाई 2000 से पहले हुई और उसके बाद की स्थिति में माने आसमान ज़मीन का अंतर है। टेक्नोलॉजी का विकास पहला कारण, और दूसरा जब से नई नियुक्ति हुई है और बहाली का दौर जो झारखंड में आने के बाद जो बहुत सारी आशाएं थी, उन आशाओं को लेकर के युवाओं में एक उम्मीद जगी और इस उम्मीद के कारण वो उच्च शिक्षा में भी वो बढ़ चढ़कर जो है आशातीत वृद्धि हुई। तो जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ी इधर पिछले 20 सालों में, उसी अनुपात में उसके कहें कि हम नकारात्मक अर्थ में कहें कि विश्वविद्यालय शिक्षकों की संख्या लगातार निरंतर जो है घटती रही। पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो हायर एजुकेशन में पहले की तुलना में कई तब्दीलियां आई हैं। कई कॉलेजों में जो है आईटीसी लैब बनाए गए हैं और वो बेहद विद्यार्थियों के लिए आकर्षक है। रोजगार परक शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार लागू करने जा रही है उस पे भी कई नई चीज़ें हैं। मातृभाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। यह बहुत जरूरी है कि आने वाले दिन में ऐसे ठोस सरकारी योजनाएं शुरू की जाए जिससे कि शिक्षा का स्तर बढ़े और यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े संस्थानों के लिए बाहर न जाना पड़े। मेडिकल और तकनीकी क्षेत्र में कई नए मुकाम हासिल तो किए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि शिक्षा की रोशनी उन सुदूर गांव में भी पड़े जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारी गणतंत्र की एक मजबूत जनतंत्र के रूप में शिक्षा को विकसित करने की जरूरत है। गणतंत्र दिवस पर हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, मगर यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत तंत्र है कृषि। खुशहाल होंगे किसान तो देश खुशहाल होगा, लेकिन गणतंत्र भारत में आज भी किसान सबसे शोषित है। कहीं सम्मान की बात होती है तो कहीं आत्महत्या की तस्वीरें सामने आती हैं। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रयासों से कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गरिमापूर्ण दर्जा मिला हुआ है। देश में राष्ट्रीय आय का लगभग 28% कृषि से प्राप्त होता है। झारखंड में आज भी 80% ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। आज भी कृषि इनके मुख्य आय का साधन बनी हुई है। झारखंड में आज भी कृषि यहाँ की प्रकृति, यहाँ के मौसम, छोटे छोटे निवेश, कम उत्पादकता, सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन के कारण कृषि अभी भी यहाँ काफी पीछे है। अभी भी सिंचाई की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं है, या फिर यूं कहें 92% कृषि योग्य भूमि में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है।
किसानों को अपनी फसल के मूल्य के बारे में बात करें तो उसमें लगातार इजाफा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान अपनी लागत के मुताबिक फायदा उठा नहीं पा रहे। हिंदुस्तान हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है। ऐसे में जरूरत हो जाता है कि हम यहाँ के किसानों और खेत खलिहानों पर ध्यान दें। पिछले 72 सालों के गणतंत्र के इस सबसे मजबूत तंत्र पे हमारा हमेशा फोकस रहा है, क्योंकि किसान उन्नत होगा तभी देश उन्नत बनेगा। ऐसे में किसानों को दी जा रही है सुविधाएं, चाहे वो कर्ज हो या अन्य संसाधन, हमें प्रण लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे थाली तक पहुंचने वाला वो रोटी इन्हीं किसानों की देन है। हम बात करने पहुंचे हैं कि क्या वो किसान सरकारी नीतियों से सहमत हैं, क्या उन पे कोई बोझ है या क्या कुछ वो उम्मीद रखते हैं। हमारे पास एक किसान जो है वो खेती कर रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबारक अंसारी है। क्या कुछ आप खेती कर रहे हैं? खेती अभी मटर की खेती है और बगल में तरबूजा भी डाल दिए हैं, जिसे अभी वो निकल रहा है, और मटर की खेती पहले जो डाले। हमारा एक सवाल है कि क्या कुछ आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं मौजूदा स्थिति में? सरकार से बहुत सारा उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद भी कैसे किया जाए। सरकार की योजनाएं अनेक हैं, लेकिन हम किसान तक पहुंचते पहुंचते जो है लेट हो जाता है, जिससे किसान उस लाभाविक से लाभ नहीं ले पाता है। पिछले कुछ सालों में झारखंड में कृषि, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन समेत अन्य क्षेत्रों में कई काम हुए हैं। किसानों को विदेश भेजा जा रहा है और वहां की विकसित तकनीक को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जा रही है। किसानों का ये देश आज कई तस्वीर पेश कर रहा है। एक और किसान सम्मानित होकर मिसाल कायम कर रहे हैं, वहीं झारखंड समेत देश के कई राज्यों में किसानों का दर्द भी सामने आ रहा है। दर्द इस हद तक बढ़ जाता है कि कईयों की जान पर बनाती है। आज जरूरत है कि इस नए भारत में किसान खुशहाल रहें और इस देश के भविष्य को गढ़ने में सहयोग करें। जो बाहरी लोग हैं अगर आपके खेत में प्रवेश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? बाहरी लोग, व्यापार लोग जो है सो किसान तो कर नहीं सकते हैं, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। किसान अगर चाहे तो व्यापार बन सकता है, व्यापारी बन सकता है, लेकिन व्यापारी जो है वो किसान कभी नहीं बन सकेगा। वो योजनाएं पहुंचने में, धरातल तक पहुंचने में देरी हो जाती है। वहीं कहीं ना कहीं किसानों पे लगातार एक बोझ बना रहता है, उनके परिवार का या कहीं खेती का। साथ ही साथ जो नई नीतियां हैं उन्होंने कहा है कि एक किसान व्यापारी तो बन सकता है, लेकिन एक व्यापारी किसान नहीं। हम लोगों का स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है जितना कि शिक्षित होना। स्वस्थ भारत विकसित भारत की तस्वीर पेश करता है। भारत के इस तंत्र में कई विषय चिंताजनक हैं, तो झारखंड अभी भी स्वास्थ्य होने के इंतजार कर रहा है। किसी भी राज्य का स्वस्थ होना राज्य के विकास के लिए जरूरी है। झारखंड के स्वास्थ्य के हालात पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। झारखंड की स्वास्थ्य सेवा में अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। गणतंत्र भारत की सबसे मजबूत माने जाने वाली तंत्र आज सबसे कमजोर नजर आ रही है। प्रदेश में MMR अनुपात प्रत्येक 1 लाख में 178 है। वहीं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रत्येक 1000 में 32 है। झारखंड राज्य को बने करीब 20 वर्ष हो चुके हैं। बड़े ही उम्मीदों के साथ झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करें तो झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ विकास होना चाहिए वो शायद नहीं हुआ। झारखंड राज्य बनने के बाद मात्र 3 मेडिकल कॉलेज ही राज्य को मिल सका। वर्तमान में उन 3 मेडिकल कॉलेज
यानी कि दुमका, हजारीबाग और पलामू, इन 3 मेडिकल कॉलेज में MBBS के जो दाखिले हैं वो फिलहाल रद्द हैं। 100 सीटें जो हैं वो तीनों मेडिकल कॉलेज को दी गई थी, लेकिन फिलहाल वहाँ जो दाखिला है वो रद्द है। बच्चों में कुपोषण, प्राथमिक शिक्षा, डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवा बिखर रही है। स्थिति सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। देश के 115 पिछड़े जिलों में से झारखंड के 19 जिले शामिल किए गए हैं, जो काफी चिंताजनक है। झारखंड में 5 साल तक के 45.3% बच्चे कुपोषित हैं। झारखंड देश के सर्वाधिक कुपोषित 3 राज्यों में शामिल है। 5 साल से कम उम्र के 47.8% बच्चे अंडरवेट हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन वहां जिस तरह से उन केंद्रों को काम करना चाहिए वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि वहां भर्ती मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जाता है और मामूली प्रसव तक के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती महिलाओं को मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी लोगों में स्वास्थ्य संबंधित कई जागरूकताएं नहीं हैं, जिन्हें विभागीय स्तर से वैसे लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों को लेकर। यही कारण है कि कई लोग बीमारियों के प्रति जागरूक नहीं हैं। रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की कमी है, नर्सों की कमी है, मैन पावर की कमी है और यही कारण है कि कई बार लोगों को सरकारी अस्पताल से निकलकर निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है। राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची एक तरह से मेडिकल का हब बनता जा रहा है। सरकारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होने के कारण हर दिन निजी अस्पतालें पनप रही हैं। विभाग को चाहिए कि सरकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसे बेहतर बनाया जाए, मेडिकल कॉलेज में जो MBBS की सीटें हैं उसे बढ़ाई जाए, ताकि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था जो पिछले 20 वर्षों से नहीं मिल सकी लोगों को, वो मिल सके। क्योंकि बड़े ही उम्मीद के साथ जो है वो झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। झारखंड राज्य के निर्माण के 20 बरस पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ विकास होना चाहिए वो फिलहाल नहीं होता दिख रहा है। राज्य सरकार को भी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि गणतंत्र के इस सबसे महत्वपूर्ण तंत्र पर जनता का विश्वास कायम रहे। देश में काम तो हुआ है, या फिर यूं कहे कि गुजरते वक्त के साथ देश विकसित तो हो गया, लेकिन क्या यह विकास की गति हमें हमारे जरूरत को पूरा कर रही है? ये गौर करने वाली बात है। गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामना के साथ जय हिंद।